Why are you so sad, Lisa? Tomorrow is my presentation about generative adversarial network and I am not much clear about the topic. Hey, don't worry, I can help you to understand this really interesting concept. See, I have my friend's presentation, which covers the basics of generative adversarial network. Hope this will help you. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है मशीन लर्निंग के एक और एल्गोरिदम के साथ जिसका नाम है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। तो बहुत ही वास्ट किस्म का ये टॉपिक है। अब ये एक पूरी फील्ड है, यू कैन से। इसके ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं 1 मंथ के, 4 मंथ्स के। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है ना समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, आपको उनको क्लियर करने की कोशिश कर सकें। सो टाइम ज़ाया नहीं करते और अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, जिनको हम GAN भी कहते हैं, वो पार्ट है जनरेटिव मॉडलिंग का। तो ये जो GAN का एक पूरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है, ये जनरेटिव मॉडलिंग से निकला है। तो जनरेटिव मॉडलिंग क्या होती है, इस चीज़ को हम ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो जैसे जनरेट से पता चलता है कि कुछ जनरेट हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक नया डाटा जनरेट हो रहा होता है। जनरेटिव मॉडलिंग, आज तक जो हमने मॉडलिंग देखी वो ये था कि हम अपने मॉडल को कुछ डाटा देते थे, वो इन रिटर्न हमें कुछ क्लासिफाई करके देता था, कुछ प्रेडिक्ट करके देता था कि इस डाटा के बेस के ऊपर क्या प्रेडिक्शन हो सकती है या फिर क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है। प्रेडिक्शन इन द सेंस के समथिंग लाइक रिग्रेशन, कि आज हम उसको क्लाइमेट के कुछ दे दें पैरामीटर्स और हम उससे प्रेडिक्ट करवाएं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर हम उसको कुछ इमेजेस दे दें और हम उससे पूछें कि ये कैट की इमेज है या नहीं है। ठीक है, तो हमने अब तक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ी है, लेकिन जनरेटिव मॉडलिंग इज समथिंग एल्स। जनरेटिव मॉडलिंग क्या होती है? जनरेटिव मॉडलिंग में हम अपने मॉडल को कोई डाटा देते हैं और वो उस डाटा के बेस के ऊपर हमें कोई नया डाटा जनरेट करके देता है, जो इस रियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं होता, रियल वर्ल्ड का डाटा नहीं होता। तो जनरेटिव मॉडलिंग हमारे पास एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच है, जिसमें हम अपने मॉडल को कोई डाटा देते हैं और वो इन रिटर्न हमें न्यू डाटा जनरेट करके देता है। और डाटा कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट कैन बी इन द वीडियो फॉर्मेट, इन ऑडियो, इन इमेजेस और इन टेक्स्ट फॉर्मेट। सो जो हमारे ज्ञान है वो हमारी जनरेटिव मॉडलिंग के ऊपर बेस करते हैं। अब हम अपने जनरेटिव मॉडलिंग को समझने के लिए इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक ट्रेनिंग डाटा, यानी ये कुछ हैंड रिटन नंबर्स हैं। ठीक है, हम अपने जनरेटिव मॉडल को ये नंबर्स फीड इन कर रहे हैं और साथ में उसको एक नॉइज दे रहे हैं। इस डाटा के बेस के ऊपर हमारे जनरेटिव मॉडलिंग की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में उसको ये पता चलेगा कि जो हमारे हैंड रिटन नंबर्स होते हैं वो होते कैसे हैं, उनके पिक्सेल्स क्या होते हैं, और वो उसके ऊपर लाइक खुद को ट्रेन कर लेगा। देन हम साथ में आफ्टर ट्रेनिंग उसको एक नॉइज देंगे। नॉइज, यू कैन से कि कुछ रैंडम पिक्सेल्स देंगे उसको, और हम उससे कहेंगे कि हमें कोई इस डाटा में से किसी एक नंबर जैसी इमेज जनरेट करके दो। तो यहाँ पे जैसे कि आगे उसने एक जनरेट किया है सैंपल, जो कि ऑलमोस्ट इस डाटा का पार्ट हमें लग रहा है, लेकिन ऑल्दो ये उसने इस डाटा से नहीं उठाया बल्कि इस नॉइज से उसने खुद जो है वो मैनिपुलेट किया है, उसको खुद उसने जनरेट किया है। तो जनरेटिव मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना है। अब जो ज्ञान होते हैं वो सिर्फ जनरेटिव मॉडलिंग को यूज नहीं करते, क्योंकि आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाएं कि अगर जनरेटिव मॉडलिंग है और हमारे पास कोई नंबर जनरेट होके आ रहा है और वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो क्या होगा कि हम अपने मॉडल को दोबारा से खुद देखेंगे और खुद जो है फिर दोबारा से उसकी दोबारा ट्रेनिंग करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ये एक मुश्किल काम है कि एक इंसान को बीच में इंक्लूड किया जाए और वो जो है वो
उसकी परफॉर्मेंस की चेकिंग करे, दैट इज डिफिकल्ट। जिसके लिए फिर ज्ञान के आगे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उसमें सिर्फ एक मॉडल नहीं होता बल्कि 2 मॉडल्स होते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ GANs, जो कि हमारे पास जनरेटिव मॉडलिंग से निकला है, लेकिन इसमें अब हमारे पास एक दूसरा मॉडल भी साथ में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेटर होता है और एक जेनरेटर होता है। जैसे कि जेनरेटर के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ जेनरेट कर रहा है, तो ये जनरेटिव मॉडलिंग से आया हमारे पास, यानी इसको हम कोई डेटा देते हैं और ये हमारे पास हमें एक न्यू डेटा जनरेट करके देता है। और देन साथ हमारे पास एक दूसरा मॉडल आता है जो कि डिस्क्रिमिनेटर का होता है और जिसका काम होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि वो बताता है कि जनरेटर ने जो इमेज जनरेट किया, आया वो एक नियर टू रियल डाटा सेट इमेज है या नहीं है, या वो एक फेक इमेज है। तो उस क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर ये पूरा जो है ना मॉडल काम करता है। अब यहाँ पे जैसे कि शो किया हुआ है कि जनरेटर हमारा एज अ थीफ है और डिस्क्रिमिनेटर एज अ कॉप है, तो इन दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा कि जनरेटर तो चाहेगा कि वो डिस्क्रिमिनेटर को फूल बनाए, फूल इन द सेंस कि वो जो भी इमेज जनरेट करे, डिस्क्रिमिनेटर या कॉप उसको रियल इमेज मान ले, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिमिनेटर या कॉप फूल बनना नहीं चाहता, और वो यही चाहता है कि जो भी रियल इमेज आए वो उसको रियल कहे, और जो जनरेटर की जनरेटेड फेक इमेज है वो उसको फेक कहे। लेकिन एक टाइम आता है हमारे ज्ञान के मॉडल में जब हमारा जो जनरेटर होता है वो डिस्क्रिमिनेटर को फूल बना लेता है, क्योंकि उसकी इमेजेस इतनी अच्छी हो जाती हैं जो कि टोटली नियर टू रियल डाटा सेट हो जाती हैं। जैसे पीछे हमने 7 का सैंपल देखा, तो फिर डिस्क्रिमिनेटर के लिए पॉसिबल नहीं रहता कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए एक फेक इमेज को कि वो फेक है, उसको वो नियर टू रियल ही लगती है। तो ये 2 मॉडल्स होते हैं हमारे ज्ञान में। अब ज्ञान का हम देख लेते हैं कि ये किसकी एब्रीविएशन है। सो जी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव। जेनरेटिव हमने देखा, जेनरेटिव मॉडलिंग देखी, और फिर हमने देखा कि जेनरेटिव मॉडलिंग में हमारे पास जो एक मॉडल होता है वो जेनरेटर का मॉडल होता है। देन ए स्टैंड्स फॉर एडवर्सेरियल। एडवर्सेरियल मतलब टू अपोज टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो जनरेटर को कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसको कहता है कि नहीं आपकी इमेज ठीक नहीं है, यू हैव टू वर्क मोर। तो यहाँ पे जो एडवर्सेरियल है हमारे पास, वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर का हमारा मॉडल होता है ज्ञान के अंदर, जो हमारे जनरेटर की जो भी इमेज आ रही होती है उसको क्लासिफाई कर रहा होता है। देन एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। नेटवर्क मतलब CNN या न्यूरल नेटवर्क्स। तो उसकी वीडियो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको जो है वो CNN की बेसिक नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान के दोनों मॉडल्स के अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। देन हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ज्ञान के कंपोनेंट्स जैसे हम देख चुके हैं कि हमारे पास एक जनरेटर होता है, दूसरा डिस्क्रिमिनेटर होता है। तो जो हमारा जनरेटर होता है वो एक आर्टिस्ट होता है। हमारा जनरेटर कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, कुछ नया जनरेट कर रहा होता है, जो कि ऑडियो वीडियो टेक्स्ट हो सकता है। और जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर होता है वो एक आर्ट क्रिटिक होता है। वो हमारे जनरेटर को बताता है नहीं, अभी तक जो आपका आर्ट है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, यू हैव टू वर्क मोर। सो जनरेटर इज एन आर्टिस्ट और डिस्क्रिमिनेटर हमारा आर्ट क्रिटिक होता है। और इन दोनों के दरमियान एक वो चोर पुलिस वाला जो है ना मामला चल रहा होता है कि जनरेटर चाहता है कि अभी जो मैंने बनाया है ना वो उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर कहता है नहीं, जब तक आप जो है ना वो बिल्कुल एक रियल डाटा लेके नहीं आते हो मैं तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो अब हम इनके पीछे की थोड़ी सी मैथ्स को देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हमारा जो जनरेटर होता है उसको हम कुछ फीचर्स देते हैं, उसको हम फीचर्स के कुछ पिक्सेल्स दे देते हैं, और हम उससे कहते हैं कि अब तुमने प्रेडिक्ट करना है कि इन फीचर के बेस के ऊपर हमारे पास कैसी इमेज जनरेट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट y।
ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इमेज गिवन दैट फीचर्स ऑफ दैट इमेज, ठीक है, हम उसको फीचर्स देते हैं और हम उससे उस इमेज की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि ये इमेज कैसी बननी चाहिए। और जो ये नेव बेस्ड थ्योरम को यूज कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसको भी देख के आए। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेटर होता है वो क्या करता है, उसके पास इमेज होती हैं, उसको हम रियल डाटा सेट के ऊपर ट्रेन कर देते हैं, तो उसके पास इमेजेस होती हैं। अब उसने क्लासिफाई करना होता है कि वाई यहाँ पे जनरेटेड इमेजेस भी हो सकती हैं और रियल इमेजेस भी हो सकती हैं। फिलहाल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जनरेटर की ये जो एक्स है ना, ये हमारे जनरेटर की जनरेटेड इमेजेस है और ये जो वाई है ये इसने क्लासिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे probability of that image to be real given that उसको वो generated image दी जाए। यहाँ पे हमारा जो discriminator होता है वो क्लासिफाई करता है जनरेटर की जनरेटेड इमेज को एज ए रियल या फेक। ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे होते हैं और उसकी बेस के ऊपर दोनों अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे पास ट्रेनिंग सेट है, जैसे कि वो पीछे भी हमने हैंड रिटन डिजिट्स का देखा था कि एक रियल डाटा सेट है जिसका एक सैंपल हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को दे रहे हैं। ये एक रियल इमेज है रियल डाटा सेट की। और दूसरा यहाँ पे जी हमारे पास एक नॉइज वेक्टर है, जैसे हम पीछे भी देख चुके हैं कि एक रैंडम पिक्सेल्स हैं जो हम अपने जनरेटर को फीड कर रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर वो एक फेक इमेज बना रहा है, ठीक है, और वो फेक इमेज भी हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को दे रहे हैं। अब हम अपने डिस्क्रिमिनेटर से पूछेंगे कि तुम्हारे पास आने वाली इमेज रियल है या जनरेटेड या फेक इमेज है, तो वो उनको क्लासिफाई करेगा। अब करना तो यही चाहिए डिस्क्रिमिनेटर को कि जो ये ऊपर से ट्रेनिंग सेट की इमेज है वो इसको रियल क्लासिफाई करे और ये जो नीचे से फेक जनरेटेड इमेज आ रही है इसको फेक क्लासिफाई करे। तो अब ऐसा होता है और ऐसा नहीं भी होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अक्सर जो जनरेटर की जनरेटेड इमेज है वो इतनी अच्छी होती है और क्लोज टू दिस वन होती है कि वो इसको भी रियल क्लासिफाई कर लेता है। सो देन हमारे पास कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट होता है। कॉस्ट फंक्शन मतलब मिसक्लासिफिकेशन, एरर, समथिंग जो कि डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है। डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस एवेलुएट होने के बाद कि आपने कितनी सही गेसेस दिए हैं, कितनी सही क्लासिफिकेशन की है, उसके बाद एक फीडबैक सेंड होता है हमारे डिस्क्रिमिनेटर को भी कि आपने जो है वो इतनी मिस क्लासिफिकेशन कर दी है, और जनरेटर को भी फीडबैक जाता है कि आपकी इतनी इमेजेस जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। सो इन इमेजेस के ऊपर आप दोबारा से काम करें। इसके बाद ये जो इमेज है हमारे पास ये ज्यादा डिटेल्ड है और यहाँ पे भी वही चीज जो है वो शो हो रही है कि यहाँ पे रियल हैंड रिटन डिजिट्स का एक डाटा सेट है जो हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को दे रहे हैं। यहाँ पे एक रैंडम नॉइज है, रैंडम पिक्सेल्स हैं जो जनरेटर को दे रहे हैं, उसके बेस के ऊपर वो कुछ इमेजेस जनरेट कर रहा है। दोनों जो है वो इमेजेस हमारे डिस्क्रिमिनेटर के पास जा रही हैं, डिस्क्रिमिनेटर उनको क्लासिफाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास लॉस फंक्शन, एक्यूरेसी या कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट हो रहा है और फिर दोनों मॉडल्स को हमारा फीडबैक सेंड हो रहा है। और ये जो है ना एक लूप में चलता रहेगा जब तक हमारे पास ये जो इमेजेस हैं वो नियर टू रियल डाटा सेट की इमेजेस नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास ये लूप चलती रहेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमने अपने जनरेटर से एक कैट की इमेज जो है वो जनरेट करवानी थी। तो हमने अपने जनरेटर को कुछ फीचर्स दिए और उससे कहा कि हमें प्रेडिक्ट करके दो कि इन फीचर्स के बेस के ऊपर कैसी इमेज बननी चाहिए। अब फीचर्स कैट के थे तो इमेज भी कैट की ही बननी चाहिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर जनरेटर कुछ ऐसी इमेज जनरेट करता है। बट ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। डिस्क्रिमिनेटर के पास तो इमेज है ना, डिस्क्रिमिनेटर कहेगा कि नो दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आफ्टर सम अटेम्प्ट्स
हमारे पास जनरेटर कुछ ऐसी इमेज जनरेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, बट ये भी कोई रियल डाटा सेट की इमेज नहीं लग रही, कोई रियल कैट की इमेज नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेटर इसको भी कह देगा कि नहीं, दोबारा जो है ना आप इसके ऊपर वर्किंग करें। आफ्टर आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स या इन द फाइनल अटेम्प्ट हमारे पास कुछ ऐसी इमेज जनरेट हो जाती है, और ये कुछ कैट ही है हमारे पास। तो डिस्क्रिमिनेटर इसको यस बोल देगा कि हाँ, आपने जो है ना एक रियल इमेज जो है वो बना ली है। ऑल्दो ये इमेज डिस्क्रिमिनेटर के पास नहीं है, लेकिन समहाउ रिलेटेड टू जो उसके पास डाटा सेट की रियल इमेजेस हैं, तो ये उससे बिल्कुल मैच कर रही है, तो वो उसको टिक कर देगा, यानी कि नाउ दिस इज रियल इमेज। देन हमारे पास Hi Jenny. How are you? I am fine, Lisa. Your friend's presentation helped me a lot. I am very thankful to you for such a great help. But now I am in trouble again because I have to complete my report on generative adversarial network loss function. And that's totally about mathematics. And I am not good in mathematics. That's totally a no problem, Lisa. I will request my friend to guide you. अब हम अपने बीसी कॉस्ट से देख भी चुके हैं कि हमारे पास कोई परफॉर्मेंस एवेलुएट हो रही होती है, और उस परफॉर्मेंस के ऊपर हमारे पास जो है दोनों मॉडल्स को फीडबैक जा रहा होता है कि आप जो है वो इतनी आपकी परफॉर्मेंस के अंदर मिस्टेक्स हैं, और आप अपनी जो है ना जो उनके अंदर न्यूरल लेयर्स यूज हो रही होती हैं उनके वेट्स चेंज करें। तो वो बीसी कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम इस चीज को देखेंगे। तो समझा जाता है कि बीसी कॉस्ट मैथमेटिकल जो है वो एक इक्वेशन है, तो जिनको मैथ समझ नहीं आती उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट नो, ये बिल्कुल जो है ना एक गलत हमारे दिमाग में बात बैठ गई है। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम इसको मैथ की इक्वेशन नहीं समझेंगे, बल्कि हम इसको एक कॉन्सेप्ट समझेंगे अपने मॉडल का। तो हम जो है वो इस इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। ये इक्वेशन जो होती है, ये हमारी डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रही होती है। हमने देखा था कि जब डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफाई कर देता है, देन उसके बाद हमारे पास ये जो है वो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट हो रहा होता है, तो ये हमारे डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस को बताता है। और हमारा डिस्क्रिमिनेटर हमारे ज्ञान मॉडल का हार्ट होता है। हार्ट मतलब कि जितना अच्छा डिस्क्रिमिनेटर होता है, उतना ही अच्छा हमारा ज्ञान का मॉडल जो है वो अ, अपनी वर्किंग कर रहा होता है, उतनी ही अच्छी इमेजेस हमें जो है ना वो एज अ रिजल्ट मिल रही होती हैं। तो इस सब टॉपिक के अंदर जो चीजें हम कवर करने वाले हैं वो हैं बीसी कॉस्ट इक्वेशन बाय पार्ट्स। हम अपनी इक्वेशन को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और बीसी जो है स्टैंड्स फॉर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अब बाइनरी का मतलब तो ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि बाइनरी मतलब टू इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और वंस। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्लासिफिकेशन में या तो रियल या फेक मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए इसको बाइनरी कहते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टू क्लासेस। और फिर हम देखेंगे कि हाउ इट लुक्स ग्राफिकली। देन हम अपने ज्ञान का या बीसी लॉस के बाद हमें अपना एक एंड ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए होता है अपने ज्ञान के मॉडल से, और हम प्रॉब्लम्स देखेंगे जो बीसी लॉस फंक्शन के साथ हमें जो है वो मिलती हैं। जहाँ कुछ फायदे होते हैं वहां पे ऑब्वियसली कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को देख लेते हैं। बस देखना है, इसको समझने की कोशिश अभी नहीं करनी। जो चीज मैं दिखाऊंगी, जो चीज मैं समझाऊंगी, आपने सिर्फ उसी चीज को देखना है। फिलहाल ये जो स्क्रीन पे शो हो रही है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है हमारे पास बीसी कॉस्ट की, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को वैल्यूएट कर रहे होते हैं।
अब हम देखते हैं इस एरिया को जो कि हमारे पास इस सर्कल के अंदर इनक्लोज है। सिर्फ इस पार्ट को देखना है अभी हमने। तो यहाँ पे हमारे पास एक सबमिशन का साइन लगा हुआ है। सबमिशन, ऑलमोस्ट वी ऑल नो कि सबमिशन मतलब टू ऐड, मतलब जो भी यहाँ पे मैन्युपुलेशन हो रही है फॉर्मूला में आगे, इन सब का सम लेना है हमने। इन सब का सम लेना है अप टू m। अब m क्या है? m हमारे डेटा सेट का साइज होगा। हम जितने भी इंस्टांसेस अपने मॉडल को प्रोवाइड कर रहे होंगे, m हमारे पास उसका साइज होगा। और हम अपने आखिरी इंस्टेंस तक अपना ये फॉर्मूला जो है वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। देन हम अपने डेटा सेट के साइज के साथ उस सारे सम को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक काइंड ऑफ एवरेज कंप्यूट हो रही है हमारे पास। तो वी कैन से कि हम जो है यहाँ इस पार्ट में एवरेज फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगा हुआ है। ये माइनस साइन क्यों है, क्या है, ये चीज हम जब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तब हमें जो है वो अच्छे से समझ आएगी। अब जो हमारे पास इसके बाद चीज आती है वो ये है कि हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि फॉर्मूला में यूज हो रही हैं। ये नेगेटिव साइन, अभी मैं आपको इसका एक ब्रीफ सा इंट्रो दे देती हूँ कि ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा होता है कि हमारे पास जो एट द एंड लॉस है वो या एरर है वो नेगेटिव में ना आए। वी ऑल नो कि एरर या तो नहीं होता या फिर पॉजिटिव होता है। अगर इन केस हमारे पास इस फॉर्मूला की मैन्युपुलेशन के बाद आंसर नेगेटिव में आता है, जो कि आता है इन सम केसेस, हम कैलकुलेशन में आगे इसको देखते हैं, तो ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है ताकि वो उस मैन्युपुलेशन के नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दे और इन द एंड हमारे पास जो एरर है वो पॉजिटिव आए। यहाँ पे हमारे पास h लिखा हुआ है, h x थीटा, log ऑफ h x थीटा, ये हमारे पास प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन मतलब जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफिकेशन कर रहा होता है ना कि ये इमेज रियल है या फेक है, ये उस चीज को डिनोट करता है। और ये जो y लिखा है हमारे पास, ये हमारे पास उस चीज का रियल लेबल होता है। रियल लेबल मतलब जो इमेज हमारे पास पीछे से आ रही थी डिस्क्रिमिनेटर के पास क्लासिफाई करने के लिए, वो रियल में थी क्या, वो रियल डेटा सेट की इमेज थी या वो जनरेटर की फेक इमेज थी। तो यहाँ पे हमारे पास उसका रियल लेबल होता है और यहाँ एच एक्स थीटा में हमारे पास उसकी प्रिडिक्शन होती है कि आफ्टर क्लासिफिकेशन हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर ने उसको क्या क्लासिफाई किया है। एक्स और थीटा हमारे पास फीचर्स और पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपनी डिस्क्रिमिनेटर प्रेडिक्शन जो है वो दे रहा होता है या क्लासिफिकेशन कर रहा होता है। सो ये हमने जो अभी अपना मेन फोकस रखना है वो इस एच एक्स थीटा पे है, यानी अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर। और दूसरा हमारा रियल लेबल क्या था, इन चीजों को अभी हमने जो है वो ज्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, देन हम आगे जो है मूव करते हैं और अगले पार्ट में हम इसी चीज को देखेंगे जो इस रेक्टेंगल के अंदर इंक्लोज्ड है। अब यहाँ नीचे एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा वो लेबल y। लेबल मतलब वो रियल में इमेज क्या थी। देन हमारे पास लिखा हुआ है एच एक्स थीटा, हमारे डिस्क्रिमिनेटर ने उसको क्या प्रिडिक्ट किया। एंड देन उन दोनों का लिया हुआ है हमने प्रोडक्ट। ठीक है, अब लेट से एक रियल इमेज आई थी हमारे पास और हमारे जो डिस्क्रिमिनेटर ने उसको नियर टू रियल प्रेडिक्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेटर ने उसको रियल क्लासिफाई कर दिया। याद रहे यहाँ पे 1 स्टैंड्स फॉर रियल इमेजेस और 0 स्टैंड्स फॉर फेक इमेजेस। ठीक है, मतलब 1 स्टैंड्स फॉर रियल, 0 स्टैंड्स फॉर फेक। एक रियल इमेज आई थी, यहाँ y के नीचे फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है। एक रियल इमेज आई थी, डिस्क्रिमिनेटर ने उसको नियर टू रियल क्लासिफाई कर दिया, तो क्या हुआ, एरर 0 है, कोई मिसक्लासिफिकेशन नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई एरर नहीं आया, कोई एंट्रोपी जो है वो नहीं आई। देन अगेन हमारे पास एक रियल इमेज आती है और डिस्क्रिमिनेटर उसको फेक बोल देता है। एक रियल डाटा सेट की इमेज को डिस्क्रिमिनेटर फेक क्लासिफाई करता है, तो हमारे पास
यहाँ पे फार्मूला में ये वैल्यूज कंप्यूट करने के बाद आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी में चला जाता है। सही है। अब ये वही केस है, ये वही नेगेटिव का केस है जिसकी बात मैं पीछे कर चुकी हूँ कि इस नेगेटिव इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए यहाँ बाय नेगेटिव लगाया जाता है ताकि हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या, एक बहुत ज्यादा एक एरर जनरेट हो गया, एक मिसक्लासिफिकेशन हो गई हमारे पास। यानी कि डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस वो बिल्कुल ठीक नहीं है। डिस्क्रिमिनेटर को अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। होप सो कि आपको ये इक्वेशन का पार्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आ गया होगा। सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अगेन हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज किया है मैंने इक्वेशन को और उसका नीचे टेबल बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लेबल है, देन उसकी प्रेडिक्शन है और यहाँ पे फॉर्मूला की मैनिपुलेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक फेक इमेज आई। एक फेक इमेज को हमारे डिस्क्रिमिनेटर ने नियर टू फेक क्लासिफाई कर दिया। यानी फेक इमेज थी, जनरेटर की जनरेटेड इमेज थी, डिस्क्रिमिनेटर ने भी उसको एक फेक इमेज का लेबल दिया या उसको क्लास दी, उसको क्लास असाइन की, और हमारे पास एज अ रिजल्ट जो एरर आया, जो एंट्रोपी आई या जो मिसक्लासिफिकेशन थी वो 0 थी। यानी सही उसने उसको क्लासिफाई कर दिया। बट देन अगेन हमारे पास एक फेक इमेज आ रही है और हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर है वो उसको रियल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ, एक मिसक्लासिफिकेशन है, एक एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर जो होगा, जे थीटा जो एरर है हमारा, वो अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा कि आपने एक बहुत बड़ी मिसक्लासिफिकेशन या एक एरर जनरेट कर दिया। लॉस जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देन यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे वही फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट है और ये नीचे उसका सेकंड पार्ट है। हमने अपने टेबल में देखा था कि फर्स्ट पार्ट के लिए रियल इमेज आ रही थी हमारे पास और हम वो अपने डिस्क्रिमिनेटर को फीड कर रहे थे, और एक दफा तो डिस्क्रिमिनेटर उसको एज अ रियल ही क्लासिफाई कर रहा था, जहाँ पे हमारे पास राइटली क्लासिफिकेशन हो रही थी और लॉस हमारा 0 था। बट जो नेक्स्ट टाइम वो उसको 0 क्लासिफाई कर रहा था, यानी एक रियल इमेज को फेक क्लासिफाई कर रहा था, तो हमारा जो लॉस था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देन हमने देखा था कि हमारा फॉर्मूला का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमारे पास एक फेक इमेज आ रही थी, और अपनी फेक इमेज जब हम डिस्क्रिमिनेटर को फीड कर रहे थे, एक दफा तो वो उसको सही फेक इमेज क्लासिफाई कर रहा था जहाँ पे लॉस 0 था, बट इन द अदर जो है वो आइट्रेशन या इन द अदर एग्जाम्पल वो उसको रियल कह रहा था, जिसमें हमारे पास लॉस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देन हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, और ये वही टेबल बना हुआ है जिसको हम जो है वो डिटेल के साथ देख चुके हैं। अब इस ग्राफ में हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है जे थीटा यानी कि एरर, और x एक्सिस के ऊपर है हमारे पास परफॉर्मेंस। फॉर्मूला के फर्स्ट पार्ट के लिए जब हमारी प्रेडिक्शन 0, हमारी जो प्रेडिक्शन है वो 1 के नियर है, यहाँ पे फर्स्ट ये 0.99, जब हमारी प्रेडिक्शन नियर टू 1 है तो हमारा लॉस क्या है, ये लॉस क्या है हमारे पास 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब हमारी प्रेडिक्शन इस पार्ट के लिए 0 है तो हमारा लॉस क्या है, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ से आप देखें तो ये ऊपर ही जा रहा है, ये इन्फिनिटी पे चला गया। ये फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हमें शो होता है। देन हम अपने फॉर्मूला के नेक्स्ट पार्ट के ग्राफ को देखते हैं, जो कि इसका जो है ना वो कन्वर्स कह सकते हैं, ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, हमारे पास वही y एक्सिस के ऊपर हमारे पास लॉस है, एक्सिस के ऊपर हमारे पास प्रेडिक्शन है।
जब हमारे पास हमारी प्रेडिक्शन नियर टू 0 होती है तो हमारा लॉस भी क्या होता है? 0 होता है। तो ये पॉइंट कुछ 0, 0 पे आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास प्रेडिक्शन जो है वो 1 होती है, तो हमारा लॉस जो होता है वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ली, इक्वेशन को बाय पार्ट्स भी देख लिया। अब हम इक्वेशन की एक समरी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जे थीटा मैंने बताया कि लॉस होता है और या एरर होता है या मिसक्लासिफिकेशन का रेट होता है, और ये जितना हाई होता है हमारे डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मिसक्लासिफिकेशन हो रही होती है हमारे पास एरर उतना बढ़ रहा होता है और डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस उतनी खराब हो रही होती है। फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट रियल इंस्टांसेस के साथ डील करता है कि हमारे पास एक रियल इमेज आ रही होती है और उस रियल इमेज के ऊपर जो है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर अपनी क्लासिफिकेशन देता है। फॉर्मूला का नेक्स्ट पार्ट हमारा फेक इंस्टांसेस के साथ डील करता है, यानी कि एक फेक इमेज आ रही होती है और फिर डिस्क्रिमिनेटर आगे से उसको क्लास असाइन करता है कि ये आने वाली इमेज रियल थी या फेक थी, और उसी के ऊपर जो है वो उसकी एंट्रोपी या उसका लॉस कैलकुलेट हो रहा होता है। देन हमारे पास ये एक स्टोरी की टाइप में अगर हम देखें तो हमारे डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर के दरमियान एक जो हमने अपोजिशन या कॉन्फ्लिक्ट हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो वो किस तरह से होता है वो एंट्रोपी को समझने के बाद हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पहले हम एक स्टोरी देखते हैं, देन हम देखेंगे कि वो क्या जो है ना उनकी होती वर्किंग होती है। यहाँ पे हमारे पास एक स्कूबी है, ठीक है, और ये लड़की है। इस लड़की ने या इस लड़की का नाम लेट्स से सना है। सना ने स्कूबी से कहा था कि मुझे जो है ना एग्जीबिशन से कुछ रियल इमेजेस चाहिए। लेकिन स्कूबी ने क्या कहा कि स्कूबी ने सोचा कि मैं एग्जीबिशन से जाके रियल इमेजेस लाऊंगा, क्यों ना मैं खुद ही उनको पेंट करूं, सेम वैसी इमेजेस पेंट करूं और इस लड़की को सेल कर दूं। अब स्कूबी तो चाहता है कि वो जितनी इमेजेस जो है वो पेंट करे वो लड़की उनको रियल समझ के जो है वो बाय कर ले, बट ये लड़की चाहती है कि वो कोई भी फेक इमेज या स्कूबी की जनरेटेड इमेज को एक्सेप्ट ना करे, बल्कि वो रियल एग्जीबिशन की इमेजेस ही बाय करे। ठीक है, तो यही हो रहा होता है हमारे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के दरमियान। स्कूबी इज लाइक आवर जनरेटर एंड दिस गर्ल इज लाइक आवर डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ पे मिन मैक्स गेम कैसे होती है कि हमारा जो जनरेटर होता है हमारी एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना चाहता है ताकि डिस्क्रिमिनेटर उसकी तमाम इमेजेस को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, लेकिन हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो चाहता है कि वो इस एंट्रोपी को, इस मिसक्लासिफिकेशन को नियर टू 0 कर दे ताकि वो किसी भी फेक इमेज को एक्सेप्ट ना करे। सो दिस इज ऑल अबाउट मिन मैक्स गेम, जो कि हमारे दोनों मॉडल्स के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन चल रही होती है। तो हमने कहा था कि हम ज्ञान का एंड ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है और जो हमारी रियल डाटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम चाहते हैं कि वो ओवरलैप कर जाए। इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखते हैं तो वो यही है कि हमारी जो जनरेटेड इमेजेस आ रही हैं, जो जनरेटर जनरेट कर रहा है, और जो हमारी रियल डाटा सेट की इमेजेस हैं उनकी जो वो नियर टू ईच अदर हो जाए, यानी कि जनरेटेड इमेज भी हमें बिल्कुल रियल की तरह नजर आए, उनके पिक्सेल्स ऑलमोस्ट जो है ना वो मैच कर जाए। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, दोनों नियर टू ईच अदर हो जाए, देखने में भी उनका जो है ना फर्क पता ना चले। तो दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव कि हमारी जो जनरेटेड इमेजेस हैं और जो हमारी रियल इमेजेस हैं वो बिल्कुल जो है ना सेपरेबल ही ना रहे। ठीक है, इंसानी आंख आंख तो बिल्कुल ना बता पाए कि जो है ये एक रियल इमेज नहीं है। देन हमारे पास जैसे बीसी लॉस के इतने सारे हमने फायदे देख लिए हैं, वहाँ पे इसके साथ कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो ये बाइनरी होता है, यानी जीरोस और वन की फॉर्म में क्लासिफिकेशन दे रहा होता है, जबकि जनरेटर हमारे पास एक जो काफी कॉम्प्लेक्स आउटपुट जनरेट कर रहा होता है।
यानी उसमें तो कुछ पिक्सेल्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आउटपुट होती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेटर सिर्फ जीरोस और वन में बोल रहा होता है कि तुमने जो इमेज बनाई है वो फेक है, तुम दोबारा जो है इमेज बना के दो। लेकिन वो उसको कोई फीडबैक नहीं दे रहा होता, कोई वैलिड फीडबैक नहीं दे पा रहा होता कि जिसकी बेस के ऊपर वो जो जनरेटर है वो ये समझ पाए कि मेरी इमेज में मसला क्या था, मुझे कहाँ पे जो है ना वर्किंग की ज़रूरत है। तो एक ये प्रॉब्लम होता है इसका। दूसरा ये होता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो ईज़ियर टू ट्रेन होता है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक क्लासिफायर है, उसे सिर्फ़ क्लासिफिकेशन देनी है। जबकि जो हमारा जनरेटर है उसने एक आउटपुट जनरेट करनी है जिसमें जो है ना पिक्सेल्स का मिक्स एंड मैच होता है, फीचर्स उसने जो है ना देख के और सारा जो है वो इमेज या डाटा जनरेट करना होता है। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो ईज़ियर टू ट्रेन होता है देन जनरेटर के, और वो अर्लियर ट्रेन हो जाता है देन जनरेटर, ठीक है? तो यहाँ पे फिर इश्यू ये आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेटर जब ज़्यादा बेटर हो जाता है जनरेटर से, तो वो जनरेटर की किसी भी फेक इमेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता एज़ अ रियल इमेज। तो यहाँ पे हमारे जनरेटर के पास फीडबैक नहीं जा रहा होता, वो अपने आप को बेहतर करने की जो है ना उसके पास बिल्कुल कोई चांस नहीं रहता। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टार्ट में तो ये बीसी लॉस बिल्कुल ठीक काम करता है जब दोनों मॉडल्स ट्रेन हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही डिस्क्रिमिनेटर ज़्यादा अच्छा हो जाता है देन हमारे पास बीसी लॉस में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम अर्थ मूवर्स डिस्टेंस और इस टाइप के जो है ना टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे अपने ज्ञान्स के एप्लीकेशंस को, जो कि इतनी इंटरेस्टिंग है ना, जिसके बाद ज्ञान के अंदर इंसान का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। और हम खुद भी जो है ना कुछ वर्किंग करने की जो है वो कोशिश करते हैं ताकि हम भी कुछ ऐसा बना पाएँ। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो देखेंगे, तो आप भी खुद का ज्ञान का मॉडल बना पाएँगे जिसमें न्यू हैंड रिटन जो है डिजिट्स जो है वो आप जनरेट कर पाएँगे थ्रू जनरेटर। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द एप्लीकेशंस ऑफ ज्ञान, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सबसे पहले जो हमारे ज्ञान की एक एप्लीकेशन है वो वीडियो टू वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन की है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक हॉर्स की जो है वो वीडियो थी, जिसके ऊपर ज्ञान का जो है वो अप्लाई किया मॉडल, तो वो हमें एक ज़ेब्रा की वीडियो नज़र आ रही है। सो कितनी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम किसी भी एक डोमेन के ऊपर हम दूसरी डोमेन अप्लाई कर सकते हैं। हम एक हॉर्स को ज़ेब्रा बना सकते हैं। हम इसी तरीके से कैट को डॉग में चेंज कर सकते हैं और हम इस टाइप की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ के ऊपर, ठीक है? देन जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है ज्ञान्स की, वो यहाँ पे जैसे इमेजेस हैं, पहले हम फर्स्ट वाले जो है वो रो को देखते हैं, ऐड स्माइल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लोगों की इमेजेस थी जो सिंपल जो है सिंपल फेसेस के साथ थी, जिनके ऊपर हमने ज्ञान्स के थ्रू स्माइल अप्लाई की है। ये जो यहाँ पे स्माइल अप्लाई हो रही है, ये थ्रू ज्ञान्स अप्लाई हो रही है। देन हमारे पास कुछ इमेजेस थी सेकंड रो के अंदर, जहाँ पे स्माइली फेसेस थे और जिनकी स्माइल हमने रिमूव कर दी थ्रू गैन्स, ठीक है? देन हमारे पास थर्ड रो के अंदर ग्लासेस ऐड हो रही हैं इमेजेस के ऊपर, जिनके ऊपर जो रियल इमेजेस थी उनके ऊपर ग्लासेस नहीं थी, बट थ्रू गैन्स हमने उन इमेजेस के ऊपर ग्लासेस ऐड किए हैं। एंड फोर्थ रो के अंदर हमारे पास इमेजेस थी रियल डाटा सेट की, जिनके ऊपर ग्लासेस थी, बट थ्रू ज्ञान्स हमने उनकी ग्लासेस रिमूव कर दी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हम इमेज एडिटिंग कर सकते हैं थ्रू ज्ञान्स। हम जैसी भी इमेज बनाना चाहें, हम वैसी इमेज बना सकते हैं और इवन हम इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास ज्ञान्स की, या हम जो जो पिछली हमने एप्लीकेशन देखी है ये उसकी एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है कि हम एक कोई रॉ सी इनपुट देते हैं अपने ज्ञान के मॉडल को, और वो हमें आउटपुट में एक रियल इमेज जनरेट करके दे देता है, जो कि उस रॉ जो इनपुट थी उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे हमने बिल्कुल ही एक कार्टूनिश सी एक रॉ सी इमेज दी थी और उसने हमें एक बिल्कुल रियल लुकिंग लाइक इमेज जो है वो जनरेट कर दी है।
और ये सारी इमेजेस जो है ना, ये ऐसी ही एग्जांपल्स है हमारे पास कि यहाँ पे भी एक रॉ सी बिल्डिंग थी, एक ब्लू एंड रेड कुछ जो है ना हमने बना के दिया, और इसने हमें इतनी जो है ना एक रियल लुकिंग लाइक बिल्डिंग की पिक्चर दे दी है। सो ये भी हमारे पास एक इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की ही डोमेन में आ जाती है ये चीज। एंड सबसे जो मेरी फेवरेट है ना वो ये है, नॉन एग्जिस्टिंग फेसेस जो है वो हम ज्ञान से जनरेट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है दिस पर्सन डज नॉट exist.com। सो इस वेबसाइट पे क्या होता है कि आप जब भी इसको सर्च करेंगे तो आपको एक इमेज नजर आएगी ऐसे इंसान की जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। और आप जितनी दफा उस वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहेंगे, हर दफा कोई ना कोई नई इमेज आती रहेगी, और इवन आप एनिमल्स की इमेजेस भी वहां से ले सकते हैं। तो क्या होता है कि हम रियल पर्सन्स की इमेजेस अपने ज्ञान के मॉडल को देते हैं, एंड देन हमारा जो जनरेटर होता है वो कुछ मिक्स एंड मैच करता है लोगों के फीचर्स को, और एक नई इमेज जनरेट करके हमें दे देता है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है जिसके ऊपर वर्किंग जो है ना इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोग भी अगर ऐसा कोई काम करते हो, ऐसा कुछ मॉडल बनाते हो, तो प्लीज शेयर विद अस, हमें बहुत अच्छा लगेगा। देन टेक्स्ट टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की एक एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम कुछ जो है वो टेक्स्ट देते हैं अपने ज्ञान को, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस स्मॉल बर्ड हैज अ पिंक ब्रेस्ट एंड क्राउन एंड ब्लैक प्राइमरीज एंड सेकेंडरीज। तो क्या हुआ, उसने इस टेक्स्ट के अंदर जो जो फीचर्स हमने दिए थे इसके ऊपर हमें एक इमेज प्रेडिक्ट कर दी है। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है ज्ञान की, कि हम कुछ भी उसको फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्मेट देते हैं, वो हमें इमेज जनरेट करके दे देता है। दैट इज रियली रियली जो है ना इम्प्रेसिव। जो सबसे मैं कहती हूँ ना कि एक एडवांस लेवल की इसकी एप्लीकेशन है वो वीडियो प्रेडिक्शन की है। इसमें क्या होता है कि हम अपने ज्ञान के मॉडल को एक शॉर्ट सा क्लिप शो करते हैं अपनी वीडियो का, एंड देन ज्ञान का मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके देता है कि इस वीडियो में नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। अब जो एक्चुअल वीडियो थी यहाँ पे वो शो की हुई है, और यहाँ नीचे शो किया हुआ है कि हमारे ज्ञान के मॉडल ने उसको कैसे प्रेडिक्ट किया। सो ये जो एप्लीकेशन है ना ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है इन फ्यूचर के, लाइक इन सीसीटीवी कैमरास और इन सच डोमेन्स और फील्ड्स ये बहुत ज्यादा यूज होगी। देन हमारे पास एक फोटोज टू इमोजी का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है ज्ञान में। जैसे हमने फोटो एडिटिंग भी पीछे देखा, तो ये फोटोज टू कार्टून या इमोजीज भी हम अपनी इमेजेस को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइक जो लोग कार्टून मेकिंग में काम करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वो न्यू कैरेक्टर्स जो है वो बनाने की बजाय अपनी फोटो क्लिक करके उसको कार्टून में कन्वर्ट कर लें, एंड देन जो है वो उससे अपनी जो है पूरी कार्टून सीरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा, जनरेटिव मॉडलिंग देखी, हमने अपने ज्ञान के अंदर यूज होने वाले दोनों सब मॉडल्स देखे जिनमें डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर था, हमने बीसी लॉस देख लिया, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देख ली, उसके बाद हमने ज्ञान की एप्लीकेशंस देख ली। अब हम देखेंगे कि ज्ञान के मॉडल की ट्रेनिंग और फिर उसकी क्लासिफिकेशन तक, उसकी प्रेडिक्शन देने तक जो भी स्टेप्स होते हैं वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सो हियर आर 6 स्टेप्स मेंशन्ड। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी है। प्रॉब्लम डिफाइन करने से क्या मुराद है कि हमें जनरेट क्या करवाना है। हमने कोई इमेज जनरेट करवानी है, कोई वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कोई वीडियो प्रिडिक्शन करनी है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं। देन हम अपने ज्ञान का आर्किटेक्चर सेलेक्ट करते हैं। ज्ञान के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे होता है आर्किटेक्चर में, कुछ ज्ञान के मॉडल्स में एक से ज्यादा जनरेटर यूज हो रहे होते हैं, कुछ में
दो यूज होते हैं, सम इन रेयर केसेस दो से ज्यादा यूज होना रेयर केस है, बट कुछ में टू जनरेटर यूज हो रहे होते हैं, कुछ में वन। तो हमने अपने प्रॉब्लम की बेस के ऊपर ये सिलेक्ट करना होता है कि हमने GAN का कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो यूज करना है। देन हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करते हैं रियल डाटा सेट के ऊपर, ताकि उसको नो हाउ दे सकें कि हम जो करवा तुमसे क्लासिफिकेशन लेना चाहते हैं वो हमें किस टाइप की इमेजेस के ऊपर चाहिए। देन हम अपने जनरेटर से फेक आउटपुट जनरेट करवाते हैं कि उसको रैंडम नॉइजेस दे के हम उससे आउटपुट जनरेट करवाते हैं। देन अपनी वो आउटपुट्स हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को फीड करते हैं और अपने डिस्क्रिमिनेटर को फेक डेटा के ऊपर जो है वो ट्रेन कर लेते हैं। फिर हम अपने जो भी हम डिस्क्रिमिनेटर लाइक उन इमेजेस को जब फेक बोलता है तो वो उसको जनरेटर को हम एज अ फीडबैक सेंड करते हैं कि आपकी इमेजेस जो है वो अभी तक जो है अप टू द मार्क नहीं है, इनमें प्रॉब्लम है। सो आप जो है वो अगेन इनके ऊपर वर्किंग करें, इनके ऊपर मजीद जो है वो इनके पिक्सेल्स को मिक्स एंड मैच करें और अपने न्यूरल नेटवर्क्स की सेटिंग करें। तो ये टोटल 6 स्टेप्स हैं जिनको हम अब वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। डिफाइन प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम अपना एम बताते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें कोई ऑडियो चाहिए, हमें कोई टेक्स्ट चाहिए और हमें कोई वीडियो चाहिए। हमने जनरेट क्या करवाना है जिसके लिए हम अपने पूरे ज्ञान के मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे, या उससे क्लासिफिकेशन हमने किस टाइप की लेनी है। देन हमारे पास आता है ज्ञान का आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स होते हैं ज्ञान के आर्किटेक्चर के, जिनको हम आगे टाइप्स में भी जाके देखेंगे कि जब ज्ञान की टाइप्स हम स्टडी करेंगे तो उनके अंदर हम देखेंगे कि कुछ टाइप्स के अंदर ज्ञान के जो है वो डिफरेंट टाइप के लाइक कुछ में ज़्यादा जनरेटर यूज हो रहे होते हैं, कुछ में लाइक डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हम, और इस टाइप के डिफरेंट आर्किटेक्चर्स आते हैं। तो हमने अपने प्रॉब्लम के बेस के ऊपर सिलेक्ट करना होता है कि हमने ज्ञान का कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो चूज करना है। उसके बाद हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करते हैं ऑन रियल डाटा। ठीक है, हम हमारे डिस्क्रिमिनेटर ने बताना है कि जो आने वाली इमेज है वो रियल है या फेक है। तो रियल वो जनरेटेड इमेज को तभी कह सकेगा जब उसे पता होगा कि रियल इमेजेस कैसी होती हैं, और अब जनरेटेड इमेज जो हमारी आई है वो नियर टू दैट रियल इमेज है, रियल डाटा सेट की इमेज है, तो वो उसको तभी अप्रूव करता है। सो ये ट्रेनिंग भी जो है काफी जरूरी होती है। इन सम केसेस इस ट्रेनिंग को जो है वो मिस किया जाता है, लेकिन तब जो है BC लॉस के थ्रू जो है वो डिस्क्रिमिनेटर अपने आप को जो है वो बता रहा होता है कि या वो एवेलुएट कर रहा होता है कि मैंने अगर इस इमेज को रियल कहा है तो ये मेरी मिस्टेक है। लाइक वो अनसुपरवाइज्ड या यू कैन से सेमी सुपरवाइज्ड के ऊपर उसके जो है वो ट्रेनिंग चल रही होती है, लेकिन मोस्टली जो है वो हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन कर देते हैं। देन हम अपने जनरेटर से कुछ फेक आउटपुट्स जनरेट करवाते हैं, उसको रैंडम नॉइज जो है वो हम देते हैं और उससे एक सैंपल जनरेट करवा के देन वो हम अपने डिस्क्रिमिनेटर को फीड करते हैं और उस इमेज के ऊपर अपने डिस्क्रिमिनेटर से हम क्लासिफिकेशन लेते हैं कि हमारी इमेज को कोई क्लास असाइन करें, ये रियल है या फेक है। देन वो क्लास असाइन जब कर देता है, लेट्स से वो फेक जब क्लास असाइन करता है, तो हम अपने जनरेटर को कहते हैं कि आपकी जो इमेज है ना उसको डिस्क्रिमिनेटर ने फेक बोल दिया है। अब यू हैव टू वर्क मोर, यू हैव टू चेंज योर दिस वर्किंग इनटू सम मोर रियलिस्टिक वर्क, ताकि उसको डिस्क्रिमिनेटर अप्रूव कर पाए। सो दीज वर द टोटल 6 स्टेप्स जो कि यूज हो रहे होते हैं ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन के अंदर। देन वी विल मूव टूवर्ड द टाइप्स ऑफ ज्ञान्स। तो ज्ञान्स की हमारे पास बेतहाशा टाइप्स हैं, जिनमें से लाइक सबको कवर करना इज टोटली डिफिकल्ट, क्योंकि ज्ञान एक बहुत
वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो हमने कोशिश ये की है कि हम वो उनका निचोड़ निकाल के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रख सकें। तो यहाँ पे ज्ञान की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 टाइप्स हैं, उन्हीं को हम जो है वो थोड़ा-थोड़ा टच कर पाएँगे। ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्ड जो है ना इनके ऊपर स्टडीज़ होती हैं, लेकिन हम जो है ना इनको सिर्फ टच करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है साइकिल ज्ञान। साइकिल ज्ञान हमारे पास ज्ञान की टाइप है जिसके अंदर 2 जो जनरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं और 1 डिस्क्रिमिनेटर यूज़ कर रहे होते हैं। अब साइकिल ज्ञान के अंदर हम करते क्या हैं, जैसे हमने वो एप्लीकेशन देखी थी कि हम हॉर्स को ज़ेब्रा में चेंज कर रहे थे वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे साइकिल ज्ञान के अंदर हम एक डोमेन के ऊपर या 2 डोमेन्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ज्ञान यूज़ करने का जनरेटर यूज़ करने का मकसद ये होता है कि फर्स्ट जनरेटर को हम अपना जो रियल इमेज होता है हॉर्स का वो देते हैं और हम उससे कुछ जनरेट करवाते हैं। और जो भी वो यहाँ पे लाइक ज़ेब्रा की इमेज शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे पहली आइटरेशन में कुछ कुछ भी वो रैंडम सी इमेज जो है वो जनरेट करेगा। देन वो इमेज हम अपने सेकंड जनरेटर के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरह ये आइटरेशंस चलती रहती हैं और ये इमेज हम डिस्क्रिमिनेटर को देख के पूछते रहते हैं कि जो हमें आउटपुट ज़ेब्रा की चाहिए थी, क्या ये ज़ेब्रा है? तो जब भी डिस्क्रिमिनेटर नो कहता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना जनरेटर 1 नेक्स्ट अगेन कुछ इमेज बनाता है और अपनी जो पिछली वाली इमेज थी उसको जनरेटर 2 में सेव कर देता है। सेव करने की रीज़न ये होती है ताकि जो जनरेटर 1 है वो अगेन इस टाइप का कुछ ना बनाए, बल्कि इससे बेटर बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे जो भी होता है, जो भी बन के यहाँ आता है वो अब जो फर्स्ट आइटरेशन में तो यहाँ पे हॉर्स है, ठीक है? लेकिन सेकंड आइटरेशन जब चलेगी तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पहले बना हुआ होगा वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा एंड G1 अगेन कुछ बनाएगा और डिस्क्रिमिनेटर को दिखाएगा कि ये ज़ेब्रा है। वो जब कहेगा कि नहीं ये ज़ेब्रा नहीं है, तो वो इस इमेज को यहाँ पे सेव कर देगा एंड देन अगेन तीसरी आइटरेशन के लिए चला जाएगा। इसी तरह मैनी अटेम्प्ट्स लेटर वो ज़ेब्रा बनाने में कामयाब हो जाएगा। तो साइकिल ज्ञान कुछ इस तरह से उसकी वर्किंग होती है। देन हमारे पास स्टाइल ज्ञान होता है। इमेजेस तो हम जनरेट करवा लेते हैं ज्ञान के थ्रू, लेकिन क्या होता है कि अब हमें उनकी रेज़ोल्यूशन भी तो अच्छी चाहिए ना। तो स्टाइल ज्ञान हमारे पास बेसिकली उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इनकी इमेजेस की रेज़ोल्यूशन को जो है वो हाई करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे बिफोर एक इमेज है, ये भी रियलिस्टिक इमेज है, ऐसा नहीं है कि ये रियल वर्ल्ड की इमेज जैसी नहीं है, लेकिन इसके रेज़ोल्यूशन जो है ना, वो थोड़े से वीक हैं। तो आफ्टर स्टाइल ज्ञान क्या है? ये एक बहुत ही बेस्ट और हाई रेज़ोल्यूशन इमेज हमें मिल रही है, ये जैसे ये इस इमेज में भी शो हो रहा है। तो स्टाइल ज्ञान इज़ फॉर रेज़ोल्यूशन बेटरमेंट। एंड जो थर्ड हमारे पास आती है टाइप, वो टेक्स्ट टू इमेज जो है वो ज्ञान की एक टाइप है जिसके अंदर ये हमने एप्लीकेशन भी देखी थी एंड ये हमारे पास एक टाइप भी होती है ज्ञान की, जिसके अंदर हम टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन अपनी ले रहे होते हैं। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, सो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देते हैं। देन हमारे पास आता है डिस्को ज्ञान। डिस्को ज्ञान में हमारे पास 2 डोमेन्स होती हैं। हम एक डोमेन को दूसरी डोमेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस हैं बैग्स की, हैंड बैग्स की एंड नीचे हमारे पास कुछ शूज़ हैं। अब यहाँ पे किसी को इस हैंड बैग का स्टफ बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है और वो चाहता है कि उसके शूज़ भी इसके साथ मैचिंग हो। अब थ्रू ज्ञान्स हम इसका जो भी इसका स्टफ है या इसकी जो भी लुक एंड फील है वो हम शूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नॉट ओनली शूज, हम क्लॉथ्स के ऊपर, हम सारी एसेसरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिस्को ज्ञान का बेसिक पर्पस ही ये होता है कि वो एक डोमेन को दूसरी डोमेन के ऊपर
अप्लाई कर देता है। यानी कि वो एक शूज से एक बैग बना सकता है, एक बैग से एक शर्ट बना सकता है, एंड समथिंग लाइक दिस। Hi Lisa, glad to see you here. Hello, Ali. What are you doing here? I have watched your presentation in the class, and it was outstanding. I was surprised from where did you get such an easy explanation of such a complex algorithm of generative adversarial network? As we all know, you are not good in mathematics even. Your explanation built interest to work on this algorithm. Well, thank you, Ali. And inshallah, we all will work to build our own generative model. But I want to tell you that it's just because of my friend Jenny, who helped me in getting these concepts. I would request all my viewers to go and watch implementation of generative model to build their own GAN model to generate non-existing data in real time. Thank you for watching this video. Please share your queries in comment section so that we can help answer your questions. If you liked the video, don't forget to like and subscribe the channel for more interesting videos.